ओके, अभी हमने पढ़ा है सिक्योरिटी इन स्टोरेज, और अब हम बात कर रहे हैं डेटाबेस की। ओके, कुछ चीजें तो ऑलरेडी हमने कवर कर ली हैं कि डेटा जो है एक्चुअली दो स्ट्रैंड में आता है हमारे पास। एक आता है स्ट्रक्चर, एक आता है नॉन स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर डेटा है वो आपका रिलेशनल है, एंड नॉन, वो यहाँ पे है नॉन रिलेशनल। ठीक है, रिलेशनल में आपके पास रिलेशनल डेटाबेस, और जिसकी जो बड़ी एग्जांपल अगर है तो सीक्वल सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और एज्योर सीक्वल। आसिफ भाई, सीक्वल सर्वर और एज्योर सीक्वल में क्या फर्क है? सीक्वल सर्वर आप काउंटर बेसिस में होता है, योर सीक्वल आपका क्लाउड में है। सेम ही चीज है। सेम ही चीज है, गुड। और टेक्निकल डिफरेंस? और तो वो आईएस पास, जबरदस्त। इसके हाँ सर्विस आईएस सही, है। ये आईएस वही है और ये पैस है। वेल है। डन, वेल डन, गुड। शहजाद भाई, डेटाबेस क्या होता है? A type of software which contain the large amount of data वो तेरी relevant है। to maybe आसिम भाई, employees। खिड़की खोलो और छलांग लगा दो आज। अल्लाह खैर करे। ये मेरा ख्याल है मैंने कोई दवाई का नुस्खा बता दिया है। हैं आसिफ भाई, क्या कहता हूँ मैं? जी जी, सही बात है ना? है। ये नोट्स के, ये नोट्स के कारनामे ये सर। सॉफ्टवेयर, क्या कह रहे हैं शहजाद भाई? A type of software which contain a large amount of data या may be related to company employees or any other users। या गुड, वेल डन, जबरदस्त। ओके, तो आसिम भाई सवाल ये है कि ये तो डेफिनेशन हो गई कि डेटाबेस क्या होता है। वाई, क्यों होता है? मतलब कि वहां पे एप्लीकेशन को जो सिक्योर करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, उसमें मेटा डेट की फेस में रखने के लिए, इसकी कह सकते हैं, लेकिन चस वाली डेफिनेशन नहीं आई कि वाई। तला, database is to process that data। ये उससे तो हम और डेफिनेशन क्या है ना, ये तो डेफिनेशन हो गई। सवाल ये है कि क्यों चाहिए हमें डेटाबेस? सर उसके लिए ऑथेंटिकेशन करने के लिए या ऑथराइजेशन करने के ना लिए ना हमें ना 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 प्रॉपर। ना, मैं डेटाबेस की बात कर रहा हूँ। डेटाबेस क्यों चाहिए हमें? क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है डेटाबेस हमारी? large amount of data। तो एक दूसरे का रिलेशनल पे हमने रखे हुए हैं जो भी डाटा है, कि वो उसका एक दूसरे के साथ रिलेशनल लिंक्स है, फिर हम आउटपुट निकालते हैं, ये इजीली एक्सेस कर लेते हैं। एनालाइज ये बिजनेस लॉजिक। क्या कह रहे हो? नहीं मुझे लगा बिजनेस लॉजिक। बिजनेस क्या? बिजनेस लॉजिक मतलब वो एनालाइज में ही आ जाएगा वो। ओके,
ओके, डेटाबेस हो गया। डेटाबेस, अगर हम सीक्वल सर्वर की बात करें, जो कि IIS फॉर्मेट पे होता है, तो आप एक मशीन, उसके ऊपर विंडोज सर्वर 2019 इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आप सीक्वल सर्वर, जो कि डेटाबेस है, वो इंस्टॉल करते हैं, ओके। ठीक है, सॉफ्टवेयर होगा। अब ये आपकी मशीन डेटाबेस की मशीन बन गई। सीक्वल सर्वर के अंदर जब आप इंस्टॉल करते हैं तो एक होता है मास्टर डेटाबेस, ये इंस्टॉल होता है। मतलब अगर आपको इसकी एग्जांपल यूं देखनी है कि अगर आपका ये सीक्वल सर्वर है, तो उसके ऊपर एक डेटाबेस बना होगा जिसका क्या नाम है, मास्टर डीबी। अब आपकी कंपनी है XYZ, उसका एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस, उसका एक डिपार्टमेंट है HR, एक डिपार्टमेंट है IT। तो आपने इस पे 3 डेटाबेस और बना दिए, HR, फाइनेंस, IT। ये क्या बनाया है आपने आसिम भाई? तो 3 डेटाबेस बना दिए हमने इसके लिए। 3 पहले डेटाबेस। मास्टर ये सारे डेटाबेस किसके अंदर हैं? मास्टर डेटाबेस के अंदर है, SQL सर्वर। सीक्वल सर्वर के अंदर है। ये सारे सीक्वल सर्वर पे हैं। और सीक्वल सर्वर कहाँ पर है? ऑन प्रेम पे। ऑन प्रेम में On-prem। कहाँ पे? इस मशीन के अंदर है। जी, और इस मशीन पे दूसरी चीज क्या हुई हुई है? विंडो ही। ये विंडोज हुई हुई है, हम्म, ठीक है। अब बिल्कुल। जो मेन चीज है, ठीक है, ये यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी। जी डेटाबेस किस तरह काम करता है वो हमारा टॉपिक नहीं है यहाँ पे। हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस, ठीक है। जी जी जी। तो ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी में तो सबसे पहले हम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन पढ़ते हैं, करेक्ट। जी। ऑथेंटिकेशन 2 तरह की होती है, SQL ऑथेंटिकेशन, दूसरी विंडोज ऑथेंटिकेशन। ठीक है, सही, ये मैं इस मशीन के तनाजुर में बोल रहा हूँ, ठीक है। सही। अब फर्ज करें आसिफ भाई, ये विंडोज का मशीन है, इसका एक एडमिन है, जी उस एडमिन का नाम है आसिम, ठीक है। जी जी। क्या आसिम, जो कि विंडोज का एडमिनिस्ट्रेटर है, क्या वो सीक्वल का भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा? नहीं, तो दोनों के अलग अलग होंगे। चला, तुम्हें क्या लगता है? विंडोज पॉसिबल है, हो सकता है दोनों का एक रखें और दोनों का अलग अलग भी रख सकते हैं। शहजाद भाई, तो रोशनी डालो। सर म्यूट पे हैं आप। सॉरी, मैं वैसे ही बोलता जा रहा हूँ।
सॉरी। अच्छा एमएस भाई, जो विंडो का होगा एडमिनिस्ट्रेटर, उसको हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं और वो अलग ही होता है। और जो एसक्यूएल का एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा, यानी कि अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे। ओके गुड। जब आप SQL सर्वर इंस्टॉल करते हो किसी मशीन पे, तो जब आप उसके सेटअप पे जाते हो तो वो आपसे पूछता है कि आपने अपने डेटाबेस की ऑथेंटिकेशन SQL ऑथेंटिकेशन रखनी है या सिस्टम विंडोज विंडो। ऑथेंटिकेशन रखनी है सही। या मिक्स मोड रखना है। 3 ऑप्शन। सही। ठीक है। अगर आपने कहा विंडोज, तो फिर ये जो एडमिन यूजर होता है ये इसका भी एडमिन हो जाता है, सही। क्योंकि आपने ही कहा है ना ये। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिस सही नहीं है, हम कभी ये इस्तेमाल नहीं करते ज्यादातर। ओके। लेकिन क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं, हम SQL सर्वर नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं अज्योर। हम क्या पढ़ रहे हैं? सही है उसकी। अज्योर SQL। तो अज्योर जी। SQL में विंडोज ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, अज्योर AD आ जाएगा। सही। ठीक है? ये समझ में आती है बात आप लोगों के? बिल्कुल। ओके। अकबर, अगर मैं कहता हूं कि मैंने SQL ऑथेंटिकेशन यूज करनी है और उसमें मैं एक बनाता हूं, यूजर नाम रखता हूं तलहा और उसका पासवर्ड रखता हूं किशमिश, ये कहाँ पे सेव होता है? ये सर्वर पर ही सेव होगा, एसक्यूएल सर्वर पर ही, ये जो आप मास्टर डेटाबेस पे। SQL ऑथेंटिकेशन पे यूजर बनाते हैं उसके सारे डिटेल, और ये भूलेगा नहीं, ये सारी चीजें मास्टर डेटाबेस में सेव होती है। सही। मास्टर डेटाबेस खुद ब खुद इंस्टॉल होता है जब आप डेटाबेस SQL सर्वर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। आपको मास्टर डेटाबेस बनाना नहीं पड़ता, आपको उसके ऊपर के डेटाबेस बनाने पड़ते हैं। मास्टर डेटाबेस खुद ब खुद बनता है। ठीक है। ये मास्टर डेटाबेस ही डीसी कहलाता है, DC मतलब डोमेन कंट्रोलर। नहीं ना, ना ना भाई, ये आप SQL सर्वर की बात कर रहे हो, DC कौन सा आ गया? ओके। अगर आप वो कहने का मतलब है कि अगर एज ए आप ये कहना रिप्रेजेंटेटिव। चाह रहे हो कि DC के अंदर SQL सर्वर होता है, वो एक अलग बात है। नहीं 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 नहीं, मैं समझा, हाँ समझा। ओके, वो एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन नहीं, इसका DC से कोई ताल्लुक नहीं। हम दो चीजें पढ़ रहे हैं कि ऑथेंटिकेशन दो तरह की होती है, एक होती है SQL बेस्ड और एक होती है Azure AD बेस्ड। अगर आप SQL ऑथेंटिकेशन कर रहे हो तो वो उस मशीन के ऊपर, जिस मशीन पे SQL सर्वर होता है, उसके मास्टर डेटाबेस के अंदर वो यूजर बनता है। ठीक है। अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी यूज करते हो विंडोज बेस्ड, ऑफ कोर्स वो तो आपको पता है, वो तो AD के अंदर होता है और AD इस मशीन से कनेक्ट करती है। ठीक है, इतना तो हमें कॉन्सेप्ट है। अब भाई ये जो एडी है, मतलब कि एडी को हमारी तो ऑथराइज करती है ना, सॉरी ऑथेंटिकेशन करती है। जी तो सर। ऑथराइज करना उसको, तो वो किसके जरिए होगा फिर इसका? वो डोमेन के जरिए होगा ना? नहीं, डोमेन के जरिए क्यों होगा? ये ऊपर हमने पिछले वाले में यही पढ़ा ना कि एडी जो है वो ऑथेंटिकेशन करती है। ठीक है, और उसने ऑथेंटिकेट कर दिया आपको, अब हम ऑथराइज भी तो हैं कि हम उसको यूज कर सकें। अगर आपकी हर चीज क्लाउड पर है जी। तो AD दोनों काम करती है, ऑथेंटिकेशन भी करती है और ऑथराइजेशन भी करती है।
तो मैं ADDS इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, खुद ब खुद ही AD के अंदर ही ADDS होता है। नहीं, आपको ADDS करने की जरूरत ही नहीं है। सही। आपको ADDS उस लम्हे इस्तेमाल करना होता है जब आपके पास ऑन प्रेम भी नेटवर्क चल रहा हो। सही। और कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो ऑन प्रेम में यूज हो रही हैं और वो डोमेन कंट्रोलर से बात कर रही हैं। सही। जब इस सेटअप को क्लाउड पे लेके जाना होता है तो फिर आपको ADDS की जरूरत होती है। सही। ठीक है। सही जी। ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन पढ़ लिया जी। ऑफ कोर्स। ऑथराइजेशन, आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी है, आपके पास SQL DB है, ये एप्लीकेशन किससे बात कर रही है? AD के Azure AD से। आप SQL डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रोल बना सकते हो SQL डेटाबेस पे, और AD पे क्या बना सकते हो? Azure डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सही। ठीक है। सही। अब ये बंदा है तलहा और ये बंदा है अकबर और ये है तलहा। तलहा को रोल मिल रहा है Azure AD से। ठीक है। तो Azure AD उसको ऑथराइज करेगी बेस्ड ऑन RBAC। करेक्ट। बिल्कुल। लेकिन अकबर की प्रोफाइल एग्जिस्ट कहां करती है? तो अकबर की ऑथराइजेशन कहां से आएगी? वो SQL से आएगी, SQL से आएगी। मास्टर से। उसको हम क्या मास्टर कहते डेटा। हैं? एक्सेस पॉलिसी। जी। ये पढ़ा ना हमने पहले। जी जी बिल्कुल। जैसे मिराकी पे बनाओ तो वो एक्सेस पॉलिसी है, जी। लेकिन वो अगर AD से बनाओ तो RBAC है। और बिल्कुल। इसमें से which one is more granular? तला AD क्या? एक्टिव डायरेक्टरी, Azure एक्टिव डायरेक्टरी। ग्रैनुलर का क्या मतलब है तला? जी सॉरी, ग्रैनुलर का क्या मतलब है? मतलब एकदम छोटे लेवल तक उसको मैनेज कर सकते हैं। आई थिंक इट्स SQL DB रहेगा। क्या? SQL में तो DB है आई थिंक, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग पढ़ नहीं रहे थे कि एप्लीकेशन के अंदर जो रोल डिफाइन होता है वो ज्यादा ग्रैन्युलर होता है। नो नो, एक्सेस एप्लीकेशन पॉलिसी में हमेशा ज्यादा वो होता है, ग्रैनुलर लेवल पे एक्सेस पॉलिसी में मैनेजमेंट नहीं हो सकता। रोल Yes. बेस्ड एक्सेस पॉलिसी, रोल बेस्ड एक्सेस पॉलिसी वो आपको AD प्रोवाइड करता है। ठीक है। जी तो जी जैसे आपने पढ़ा था, ये पीछे हमने ये देखा है बहुत डिटेल में कि RBAC के अंदर आपके पास रोल ओनर होता है, उस रोल की परमिशन डेफिनेशन होती है और उसका स्कोप होता है। ठीक है। तो who
व्हाट एंड वेयर, कौन क्या कहां पे कर सकता है काम। लेकिन जो एक्सेस पॉलिसी है उसमें सिर्फ एक ओनर है, उसके पास एक एक्सेस है, एक्सेस। या तो वो रीड है या वो रीड राइट है। ठीक है, तो ग्रैन्युलर इज ऑलवेज एडी। तो अहमद भाई वो क्या था जो हम पढ़ रहे थे कि एडी में से फॉर एग्जांपल अगर किसी ने डेवलपर का रोल दिया हुआ है तो अब वो डेवलपर वो एप्लीकेशन में जाके सारी चीज का एक्सेस मिल सकता है। लेकिन अगर अगर एप्लीकेशन में आप अगर वो करते हो पॉलिसी डिक्लेयर करते हो तो वो शायद अगर 10 पेज की वेबसाइट है तो किसी एक ही पेज पर अगर आपको डेवलपर को एक्सेस देना है तो उस लेवल का ग्रैन्युलर लेवल एक्सेस तुम उस पर दे सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू। इसी तरीके से कुछ पढ़ा था ना लास्ट लास्ट क्लास लेक्चर में। किस टॉपिक की बात हो रही है ये? याद ये दिलाओ। ऐप वाले नहीं लेक्चर मैं में। समझ गया, ऐप वाले में है। शिदात भाई, जी अहमद भाई। क्या टॉपिक की बात कर रहा है अकबर? मुझे भी वैसे ना समझ नहीं आ रही, शायद वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। नहीं जी अकबर भाई दोबारा बताइएगा, अकबर भाई। हाँ नहीं मैं ये बता रहा हूँ उसके अंदर मुझे ध्यान है कि क्या कहते हैं ग्रैन्युलर लेवल एक्सेस जो एप्लीकेशन में होता है वो ज्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर एडी से डेवलपर का रोल किसी को एक्सेस दिया है तो वो उस एप्लीकेशन के कोई भी कोड पे कोई सारे कोड का एक्सेस है उसके पास। वो कहीं पे भी वो एडिट करके कोड डिप्लॉय कर सकता है। वर्सेस अगर आप एप्लीकेशन के अंदर ही वो उसको एक्सेस दो तो अगर 10 पेज की वेबसाइट है तो फॉर एग्जांपल आपको एक ही पेज का एक्सेस देना है तो वो उस लेवल का एक्सेस आप एप्लीकेशन के थ्रू दे सकते हो। मैं ये समझ अहमद भाई एप्लीकेशन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। नहीं मैं समझ गया, एप्लीकेशन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ ये वो क्या कह रहा है, लेकिन वो ये नहीं था। मैं समझ गया वो क्या कह रहा है अकबर। जी जी। मैं उस पर आता हूँ, मैं ये करके हो ना अकबर, तो ये याद दिलाना। ठीक है। ओके। एक नया कॉन्सेप्ट आया, डेटाबेस फायरवॉल। नया कॉन्सेप्ट हमने देखा है, नेटवर्क फायरवॉल। यस, हमने जी। देखा है एप्लीकेशन फॉरवर्ड। एप्लीकेशन फायरवॉल। अब पहली दफा ऐसा चीज आ रही है कि डेटाबेस फॉरवर्ड डेटाबेस फायरवॉल क्यों है? वही है लॉ के लिए या उसी तरह ही करने के लिए। टू कंट्रोल एक्सेस टू डेटाबेस फ्रॉम authorized source IP। सही। सिंपल है। बिल्कुल। और दो किस्मों की होती हैं। नंबर 1, डेटा बेस लेवल फायरवॉल। सही। नंबर 2, सर्विस Yes. लेवल Level. फायरवॉल। ओके, सही। तो अब तला हो। जी जी। हेलो। जी जी, आप हो ना हमारे साथ? हाँ हाँ हाँ। ओके, दो तरह की, दो लेवल की फाइल। जैसे मैंने कहा, ये आपका सीक्वल, ये अजोर सीक्वल डेटाबेस है। इसके अंदर आपने एक डेटा क्या बनाया है, HR।
एक आपने बनाया है फाइनेंस, एक आपने बनाया है आईटी, ठीक है, ओ यस, ठीक है, ठीक ठीक, 3 डेटाबेस बनाए हैं इसके अंदर। सही सही। ओके, ऑफ कोर्स एचआर के अंदर क्या होगी, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन होगी। पेरोल इसमें क्या होगा, कंपनी ने होगा। कितना प्रॉफिट बनाया, क्या सेल्स करी, सेक्टर सेक्टर। आईटी में क्या होगा कि भाई स्ट्रक्चर कैसा है, क्या सिक्योरिटी है। क्या इक्विपमेंट चल रहे हैं, इन्वेंट्री क्या है, कॉस्ट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, आईटी से रिलेटेड। अब सही। अब इसमें देखो ना, दो चीजें हैं। अब तलहा जो है वो लॉगिन कर रहा है अज्योर डेटाबेस में। पहली चीज हम ये दे सकते हैं, जो पहला चेक आता है कि इज तलहा accessing required database from an approved IP address। तला अपने घर से लॉगिन हो रहा है और तला किस पे लॉगिन होना चाह रहा था, रिक्वायर्ड डेटाबेस उसका क्या था, फाइनेंस। तो हमने ये देखना है कि फाइनेंस का डेटाबेस हो सकता है कंपनी की पॉलिसी ऐसी हो कि जो आईटी का डेटाबेस है ये तो आउटसाइड से एक्सेस हो सकता है, लेकिन जो एचआर है या फाइनेंस है ये सिर्फ इंटरनल एक्सेस हो सकता है। पॉसिबल है ना ऐसी थ्योरी? जी जी बिल्कुल। तो आपने क्या किया, आपने पहला चेक ये होता है कि जो डेटाबेस आप एक्सेस कर रहे हो वो आप बाहर से एक्सेस कर सकते हो या नहीं, यानी कि आपका आईपी एड्रेस अप्रूव्ड है या नहीं। अगर है सवाल यस तो आपको एक्सेस मिल जाता है, एक्सेस ग्रांटेड। लेकिन अगर आपको जवाब आता है नो तो फिर वो आपको रिजेक्ट नहीं करता, वो ये चेक करता है कि डज तलहाज आईपी exists in service level range firewall rules। सर्विस लेवल फायरवॉल रूल में ये होता है कि अगर है यस तो आपको एक्सेस ऑल डीबी इन अज्योर सीक्वल मिल जाता है, और अगर नो है तो रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड। यानी कि ये इंटरनेट है, यहां से रिक्वेस्ट आती है तला की, तो पहले किस लेवल पे चेक हो रही है, हैं अज्योर एडी पे मैंने check- डेटाबेस लेवल पे। डेटाबेस लेवल। अगर तो डेटाबेस लेवल से नहीं, पहले अज्योर बेस पे नहीं चेक होगा। फायरवॉल है ना भाईजान, ओके, सीधा फायरवॉल पे आ गए। फायरवॉल पढ़ रहे हैं ना। जी जी। ऑथेंटिकेशन तो यहाँ पे हो गई है, यहाँ पे जी एडी के थ्रू होता है। ऑथेंटिकेशन हो गई है। सही।
अब डेटाबेस की ये फायरवॉल है ना, ये एडी को नहीं जानती, ये तो डेटाबेस के अंदर है ना। बिल्कुल। तो वो पहले चेक कर रहा है कि इस सोर्स आईपी अलाउड फॉर दिस डेटाबेस, और यहाँ पे है फाइनेंस। अगर है यस तो फाइनेंस का मिल जाएगा, अगर है नो तो फिर वो जाएगा, चेक होगा सर्विस लेवल फायरवॉल के ऊपर, फायरवॉल डिटेल्स के ऊपर। सही ठीक है, सही। अगर यहां से जवाब आता है यस, यानी कि आपका आईपी था तलहा का जो आईपी है बाहर, कंप्यूटर का जो बाहर से आ रहा है, उसका आईपी है 3.3.3.3। ठीक है, जी वो जी यहाँ डला हुआ है आसिम भाई। सही। कहाँ पे? सर्विस लेवल पे। सर्विस लेवल पे डला हुआ, बिल्कुल। तो अब मैंने कहा ना कितने डेटाबेस एग्जिस्ट करते हैं, आईटी, सही। फाइनेंस, एचआर। हम्म। तो तलहा इन तीनों को एक्सेस कर सकता है अगर सही। उसका आईपी सर्विस लेवल पे है। सर्विस लेवल। और अगर किसी आईपी तो, और ये जो रेंज चेंज नहीं होती रहती है, जो हमारे घरों के जो आईपीज होती हैं, नहीं नहीं, तो पब्लिक आपका पब्लिक आईपी होगा ना भाईजान। हाँ जी सही। नहीं कि पब्लिक पब्लिक आईपी आईपी अगर आपका चेंज हो रहा है तो फिर तो नहीं चल सकता ना ये काम। हाँ जी बिल्कुल आपको स्टैटिक आईपी चाहिए ना। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपने तला का आईपी डाला हुआ है डेटाबेस लेवल पे और वो चेक होता है, तो फिर तला खाली इसी डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, फाइनेंस वाले को, एचआर को नहीं, आईटी को नहीं। ये फर्क समझ में आ गया? इन दो जगहों का क्या? हाँ, मतलब अगर सर्विस लेवल पे हमने किसी को अलाउ किया हुआ है तो उसके पास उस एसक्यूएल सर्वर में जितने डेटाबेस है सबका एक्सेस है। करेक्ट। बट डेटाबेस लेवल पे किया हुआ है तो एसक्यूएल सर्वर में चाहे कितने डेटाबेस हो, लेकिन जिस डेटाबेस के लिए हमने अलाउ किया उसी को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। करेक्ट। सही। शहजाद भाई, अकबर, ये बात समझ में आ गई? जी अहमद भाई समझ आ रही है। यस। ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा मॉनिटर डेटाबेस एडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होती है तला? ऑडिटिंग यानी उसकी क्या बोलते हैं, उसकी चेक करना उसको कि कितना सही है, कितना एनालिटिक करना किसी चीज को। ऑडिट जी। उसको ऑथेंटिसिटी यानी मतलब कितना सही है कितना गलत है चेक करना उसको। ओके, कोई एग्जांपल है जहन में? हाँ, जैसा इनकम टैक्स का ऑडिट होता है, इनकम टैक्स वाले आके चेक करते हैं कि भाई जो ट्रांजैक्शन दिखाया है वो सही है ट्रांजैक्शन या फेक ट्रांजैक्शन दिखाया है। तो डेटाबेस में ऑडिट का क्या मतलब हुआ? डेटाबेस में ऑडिट मतलब चेक करते हैं ना कि हमारे पास जो डेटा है वो कोई उसके अंदर वो तो अपना वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, या कितना सही है डेटा, उसका जो मतलब डेटा स्टोर हुआ है वो सही स्टोर हुआ है नहीं हुआ है। ओके, अकबर। जी अहमद भाई, आई थिंक डेटा स्टोर हुआ है वो राइट है या रॉन्ग है, आई थिंक वो ये नहीं होगा। हाँ ये होगा कि कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, कोई लूप होल्स तो नहीं है विद इन द डेटाबेस। आसिफ भाई,
इसमें सर लॉग्स वगैरह बन सकती हैं कि वो कौन कितनी बार एंटर हुआ है उसका ऑडिट हो, कि वो उसकी सारी मॉनिटरिंग हो कि एक्चुअली कि जो कौन कौन इसके अंदर लॉगिन हुआ है, ओके कब कितनी देर तक लॉग ऑफ हुआ है, क्या क्या एक्सेस किया है, यूजर लॉग। लोग यूजर लॉग्स। गुड। और कुछ वजह? यूजर लॉगिन इसमें हुआ हो उसकी जी अहमद भाई, कोई भी यूजर कितनी देर कनेक्ट रहा। ठीक है, एक्टिविटी लॉग्स। टाइम एक्टिविटीज। ओके, देखिए ये सारी चीजें हो रही है यूजर्स के पर्सपेक्टिव से, करेक्ट। जी जी। दूसरी मेन चीज क्या है, देखें डेटाबेस है ना, ना वायरस नहीं, ये डेटाबेस है ना। अभी ये एक डेटाबेस है जिसमें मेरा सैलरी इंफॉर्मेशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये अब ये चलो सैलरी को भी भूल लो, ये मेरा बैंक का अकाउंट है। अब मेरे बैंक में क्या होता है कि आज 15 मार्च को $200 आ गए, है ना। फिर 16 मार्च को $50 निकल गए, 17 मार्च को $120 आ गए। ये क्या हो रहा है सारा, ये ट्रांजैक्शन हो रही है, बिल्कुल। ये ट्रांजैक्शन डेटा है। तो ये इसको इसको मेंटेन रखना, सेव करना कि भाई ताकि मेरी अकाउंटिंग चले, ये तो एक सही चीज है, ये तो है। लेकिन इसके साथ जो बड़ी चीज है कि ये ट्रांजैक्शन हो कैसे रही है कि लॉयड्स बैंक ने ये पैसे डालें, ये 50 अमेजोन पे कटें, ये 150 आसिम भाई ने पैसे मेरे अकाउंट में डाले, है ना। ये जो एक्टिविटी लॉग है ये, और ये लॉग है, ये दो अलग लॉग्स है ना। जी ये ये जो ऑडिटिंग है ना, जब आप ऑडिट करते हैं कि भाई मेरे पास पैसा तो आया है, पर पैसा कहाँ से आया, किस चैनल से आया, कोई चेक लिखा है, कोई कैश डाला है, कोई रिफंड आया है, आप समझ रहे हो, कोई कंपनी के अकाउंट से आया है, पर्सनल अकाउंट से आया है, इंटरनेशनल अकाउंट आया है। ये सारी जो लॉग्स होती है ना, ये ऑडिटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो जो आपका सिस्टम्स लॉग होता है, जो आपका ट्रांजैक्शन लॉग होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑफ कोर्स ये जैसे हमने पहले पढ़ा है कि ये सारा ये जो लॉग्स होती हैं, ये कहाँ स्टोर हो रही होती हैं। अगर आप सीक्वल सर्वर में करोगे तो सीक्वल सर्वर में एक लॉग्स के नाम से एक फाइल बन रहा होता है आपके पीसी पे, उसमें सारा लॉग होता है। अगर मैं फर्ज करो ये लॉग्स हटा दूं ना, तो आसिम भाई आपके पास डेटा तो होगा कि मेरे अकाउंट में इस वक्त 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन वो कब आए, कैसे आए, कहां से आए, ये डिटेल नहीं होगी। नहीं होगा, कितने सही से बात। आए, किस आईपी से आए, ये सब डिटेल नहीं मिलेगी आपको, आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप लॉगिंग करते हैं तो दो लेवल की लॉगिंग होती है, डेटाबेस लेवल और सर्वर लेवल। यस,
डेटाबेस पे क्या क्या हो रहा है वो लॉग हो रहा है, लेकिन जो सर्वर है, जो इस पे जैसे आपने इंस्टॉल किया हुआ है, विंडोज किया हुआ है, उस पे कौन आया कौन गया, क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ, आप समझ रहे हो, ये सारी चीजें ये भी लॉग हो रही होती हैं। बाय डिफॉल्ट ब्लॉब में ये डिसेबल्ड होती है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें आप सर्वर तो मेंटेन कर नहीं रहे, तो आपको क्या करना है सर्वर लेवल की लॉगिंग करने का। लेकिन अगर आप आईएएस लेवल पे कर रहे हो तो फिर आपको इसकी जरूरत पेश आती है। ओके, ये अहमद भाई सर्वर लेवल बेस्ड जो है ये सिर्फ विंडोज आई मीन खाली ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर के रनिंग के लॉग्स रखती है या फिर डेटाबेस लेवल के इंक्लूडेड इसके अंदर होते हैं? नहीं नहीं, अलग अलग लॉग, अलग है, ओके अलग अलग। ओके। ओके, एक सर्विस आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि भाई डेटाबेस की ऑथेंटिकेशन कैसी होती है, ऑथोराइजेशन कैसी होती है, आपने उसकी लॉगिंग देख ली, और क्या देखा अभी हमने, फायरवॉल रूल्स देख लिए, और फायरवॉल रूल्स देख लिए, ठीक है। अब ये फायरवॉल रूल में जो हम पढ़ रहे हैं, ये डेटाबेस और सर्वर लेवल ये वही है या जो ये डिफरेंट है, ये नीचे लॉगिंग वाला? नहीं, लॉगिंग तो अलग है ना, फायरवॉल अलग है, नहीं, लॉगिंग उसी सर्विस के अंदर अलग ये है। दो चीजें हमने पढ़ी है ना, डेटाबेस लेवल और सर्वर लेवल, हाँ, ऐसे ही है, और उसी की लॉगिन होती है फिर से बोलो। उसी बेस पे। जो थोड़ा सा पेज ऊपर करेंगे ना, देखिए जो हम्म। फायरवॉल रूल हमने पढ़े हैं, फायरवॉल रूल सिर्फ डेटाबेस पे चलते हैं। सही, वो सर्विस लेवल फायरवॉल, ओके, वो सर्विस लेवल है भाई, ये सर्वर लेवल है, ये सर्वर लेवल लॉगिंग है, ठीक है। सही, अब है डेटा डिस्कवरी एंड क्लासिफिकेशन। डेटा डिस्कवरी का क्या मतलब होता है अकबर? डेटा डिस्कवर करना, डेटा डिस्कवरी मतलब कोई डेटाबेस को एनालाइज करना और कोई ट्रेंड डिस्कवर करना या कोई पैटर्न डिस्कवर करना। ओके, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पैटर्न और डिफरेंट ट्रेंड डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। यस, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये डेटाबेस है और इस डेटाबेस में एक है फाइनेंस, एक डेटाबेस है, करेक्ट। फाइनेंस के टेबल में एक्चुअली में, ओके, सबसे छोटा जो होता है जिसे हम कहते हैं वो कहते हैं टेबल। टेबल का मतलब होता है रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। जी जी, वो टेबल कहाँ एग्जिस्ट करता है? किसी डेटाबेस में। और वो डेटाबेस कहाँ एग्जिस्ट करता है? सीक्वल सर्वर पे या अज्योर सीक्वल पे, करेक्ट। तो अब मेरा एक टेबल है और उस टेबल में एक है नाम, एक है एड्रेस, एक है मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर, एक है मेरा
फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड। अब ये 4 इंफॉर्मेशन कहाँ पे है? इस टेबल के अंदर है, ठीक है। जी। अब देखो, अगर मैं कहूं कि मेरी क्रेडिट कार्ड और पासवर्ड ये कॉन्फिडेंशियल है और नाम और एड्रेस सेंसिटिव है, तो मैंने 2 कैटेगरी बना दी है, क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लासिफिकेशन कर दी कि भाई मेरे डेटाबेस में कॉन्फिडेंशियल डेटा भी है और सेंसिटिव लेवल का डेटा भी है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन मुझे क्यों चाहिए, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि जब मैं कोई चीजें ढूंढ रहा हूं अपने उसमें, तो मुझे पता चल जाए कि मैं कॉन्फिडेंशियल डेटा को देख रहा हूं या मैं सेंसिटिव डेटा को देख रहा हूं या मैं नॉर्मल कैटेगरी बना दी। अब मेरे पास 3 कैटेगरी है, मेरे पास सेंसिटिव है, मेरे पास कॉन्फिडेंशियल है और मेरे पास नॉर्मल है। फिर मैं इनको डिफरेंट तरीके से एनालाइज कर सकता हूँ, करेक्ट, या डिस्कवर कर सकता हूँ। इसी जी। तरह आपके जो डेटा होता है उसके लेबल्स होते हैं। आपने पढ़ा लेबल्स क्या होता है? जैसे आप अपनी एक कोई वर्चुअल मशीन बनाते हो, हैं, उस पे जी। लेबल लिखते हो, आप कहते हो ये मेरी प्रोडक्शन की मशीन है, इसका नाम ये है, इसका ओनर ये है, एक्सेट्रा लेबल बना रहे हो ना। इसी तरह जो आप डेटाबेस बनाते हो उसके भी आप लेबल बनाते हो कि या ये एम्प्लॉय का डेटा है, ये मेरी प्रोडक्शन का डेटा है, ये मेरी इस साइट का डेटा है, ये कॉन्फिडेंशियल है, इसमें ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इसमें ये नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो? नहीं समझ आ रही है अहमद भाई। तला, अकबर, आसिम भाई? नहीं बस ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसमें कोई बड़ा टॉपिक ऐसा अभी नहीं आ रहा। पहले उसने ऑथेंटिकेशन बताई, उसने आपको ऑथराइजेशन बताया, उसने आपको बताया कि एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कैसा होता है या सीक्वल सर्वर के साथ कैसा होता है। उसने आपको ऑथराइजेशन बता दी कि आर बैक पे ग्रैनुलर होता है और अगर सीक्वल पे आप बनाओगे तो वो उसके ऊपर होता है, ठीक है। तला, मेरे पास ये सीक्वल सर्वर का है, उसमें मेरे 4 डेटाबेस हैं, 1 2 3 4, ठीक है। कहाँ गया जी? हाँ जी। मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं बना दूं Azure DB एडमिन, एक यूजर बनाऊं और उसको मैं ये भी एक्सेस दे दूं, 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 या मैं 4 यूजर बनाऊं, यूजर 4, यूजर 3, यूजर 2, यूजर 1, अलग अलग यूजर बनाऊं और इन सबको अलग अलग डेटा एक्सेस दूं। इन दोनों में से बेहतर कौन सा तरीका है? 4 यूजर बनाए, है 4 यूजर का। क्रिएट यूजर्स पर डेटाबेस। यहाँ से भाई समझ में आती है बात आपके? बिल्कुल। ताकि आसिम ये यूजर 1 आसिम है तो आसिम को सिर्फ उसका एक्सेस हो, दूसरों का एक्सेस ना हो। वॉलनरेबिलिटी ना हो वहां पे। ये किसके ऊपर, किस प्रिंसिपल के ऊपर है? लीस्ट प्रिविलेज। जीरो ट्रस्ट में भी इसको वो कर सकते हैं ना।
जीरो ट्रस्ट नहीं, जीरो ट्रस्ट का तो मतलब है कि हर बंदे को हर वक्त शक की नजर से देखा जाए। हाँ ऑथेंटिकेट करना है। मतलब इसमें यह है कि जो ब्लास्ट रेडियस हम पहले ही वो कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ कि अगर यूजर बनाएंगे ये कॉम्प्रोमाइज होता है तो खाली ये डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज होगा। तो ये वल्नरेबिलिटी होती है तो एक जगह पे होती है, सिर्फ सारी जगह पे नहीं होती। अगर इसका यूजर क्रेडेंशियल लीक होता है तो वो खाली इस यूजर का होगा और उस डेटाबेस का होगा, करेक्ट? अब बताओ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब है vulnerability assessment। क्या मतलब हुआ? चेक करना वल्नरेबिलिटी कहाँ पे हो सकती है डेटा में। नहीं, क्या 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 चीज चेक करना अकबर? मतलब डेटाबेस में वल्नरेबिलिटी कहाँ पर है। वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना। डेटाबेस में वीक पॉइंट का क्या क्या हो सकते हैं? कंप्लायंस, मतलब वो डेटा जो हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे ना, तो नेटवर्क लेवल पे भी, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी हो सकते हैं और डेटाबेस, हम डेटाबेस लेवल की बात कर रहे हैं। फायरवॉल लेवल पे हो सकते हैं। परमिशन लेवल पे हो सकते हैं। मॉनिटरिंग लेवल पे हो सकते हैं। यस, ये क्या अहमद भाई थर्ड वाला डेटाबेस डेटाबेस सेटिंग। सेटिंग्स। फॉर एग्जांपल उसका आपका डेटाबेस है, कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे हो सकते हैं। हाँ कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे आपका डेटाबेस है, आपने उसको कहा है कि इसका कोई बैकअप नहीं होगा, बैकअप की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, मतलब हाँ, या फ्रीक्वेंसी, टाइम उसका अब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट लगाई हुई है उसने, आपने यप 10 दिन की लगाई है, 5 डे की लगाई है। यप। तो ये सारी चीजें ऑफ कोर्स आपका जो मॉनिटरिंग होता है, एज़्योर मॉनिटरिंग, वो आपको बता रहा होता है। यस, कि भाई आपके ये चीजें कमजोर हैं, सही। ठीक है। अब ये तो है सॉफ्ट चीज है, मतलब सॉफ्ट। अब होते हैं डिफेंडर फॉर सीक्वल, मतलब एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन। डेटाबेस पे थ्रेड्स किस नोयत के आते हैं आसिम भाई? मतलब थ्रेट किस लेवल के आ सकते हैं? किस तरह के होते हैं? जैसे मैं एग्जांपल दूं, नेटवर्क पे नेटवर्क पे आपके पास डीडोस अटैक होता है, करेक्ट? जी। डेटाबेस पे क्या उनसे अटैक होता है? पर इस पे भी सर वो मतलब कि वो जो ब्रूट हम पढ़ते थे, ब्रूट बार बार कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है यस, ब्रूट फोर्स। ना, ब्रूट फोर्स ब्रूट, होता है। हाँ जी, ब्रूट और फोर्स जिसे कहते हैं हम। एसक्यूएल इंजेक्शन, है जी, एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है? वो क्वेरी में वो करते हैं, एसक्यूएल क्वेरी जो भेजते हैं उसके अंदर से डेटा पैकेट में जो डेटा पैकेट आती है उसको, मतलब एक मैलिशियस डेटा पैकेट की तरीके से आती है। सेम तरीके से एसक्यूएल की जो क्वेरी आती है उसमें भी कुछ वो करते हैं लोग।
Yes. I think I'm not sure. Query में होता है। फर्स्ट करो एसक्यूएल इंजेक्शन का मतलब अकबर ने बिल्कुल परफेक्टली बताया है। आपके पास डेटाबेस है, डेटाबेस में रिकॉर्ड्स अपडेट हो रहे हैं। अब आपका कोई बंदा एक इस तरह से अपडेट करने की कोशिश करता है जो कि थोड़ा मशकूक हो। वो मशकूक किस लिए हो सकता है कि वो एनोनिमस हो, मतलब आपको पता नहीं कौन कर रहा है, या वो जिस सोर्स आईपी से आ रहा हो वो ब्लॉक हो, या वो किस रेंज में होता है, वो कौन से हाई रिस्क में, या जिस फॉर्मेट में वो इंजेक्ट कर रहा है वो रिकॉग्नाइज ना हो। इसका कैसे? ब्लैक होल आईपी। हाँ, या वो अनयूजुअल लोकेशन से कर रहा हो। मतलब आपके डेटाबेस में एक रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई डेटा को अपडेट करो, लेकिन जब वो देखता है कि यार ये रिक्वेस्ट आ कहाँ से रही है, तो कह रहा है यार ये तो होनोलुलु से आ रही है। सवाल ये है कि होनोलुलु से क्यों आ रही है? आज तक तो होनोलुलु से नहीं आई, अब क्यों आ रही है? तो ये वही बात आ गई जो हमने सिक्योरिटी में शुरू में पढ़ी थी कि सिग्नल्स हैं, ठीक है, सिग्नल्स जो दुनिया भर से माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल देखता है, वो बता रहा होता है सीक्वल को यार कि नहीं ये कुछ गड़बड़ है, इसको अपडेट मत करो, इसको इस पे थोड़ा तहकीक करो कि वाया ये है या नहीं। एक्चुअली ये उन्हीं का अपना ही है, डिफेंडर जैसे अपडेट और डिफेंडर होता है उसी तरह का ये होगा। भाई डिफेंडर सेंटिनल ही है ना। जी 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 सही। डेफिनेटली। अच्छा, आप सबको पता है ये बात, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक होती है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन की डेटाबेस के साथ लगा होता है, करेक्ट? लगा होता है बिल्कुल। इस एप्लीकेशन में क्या चल रहा है? एंटीमल, एंटी है ना? जी यही पढ़ा था ना हमने। जी जी अब वो चेक करता है कि यार इस पे वायरस आ गया, इस एप्लीकेशन पे वायरस आ गया। बिल्कुल। जब ये एप्लीकेशन इस डेटाबेस पे अपडेट करना चाहेगी कुछ, तो अब डीबी क्या करेगा? नहीं करने देगा, डिफेंड करेगा। डिफेंड करेगा ना, बिल्कुल। क्योंकि उसको शक है कि यार ये जो अपडेट हो रहा है आया सही है या गलत है, पता नहीं। तो मतलब अब आप इस बात को जहन में लाएं, क्योंकि सेंटिनल या डिफेंडर हर जगह लगा हुआ है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है कहीं पे भी, यानी कि वो कहते हैं ना कि दुनिया के किसी कोने पे भी कुछ शक हुआ ना, फटाफट आपको खबर मिलती है कि यार कुछ गड़बड़ हो रही है। जियो तेज सर। जियो तेज, ये बात वजन आज आए नहीं जियो तेज, आज जियो तेज आज है नहीं। क्या नहीं है सही बात। ठीक है, ओके। सर मुझे 5 मिनट प्लीज देंगे? वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, मेरे को रिकॉर्डिंग याद आ गई। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है डेटा मास्किंग। अब देखो, कभी आप लोगों ने अपनी बैंक को फोन किया हो, तो बैंक के सिस्टम में एक टेबल में मेरा नाम है, मेरा एड्रेस है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, एक टेबल में, और एक टेबल में बैंक के पास
मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर है। इन्होंने ये दोनों टेबल मिला दिए हैं, तो उनको नजर आता है नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर, मेरा बैलेंस। ठीक है, ये उनको नजर आता है। अब आप सोचो कि बैंक का जो एम्प्लॉय है, चलो हम बना देते हैं वो अकबर भाई हैं, तो इनकी तो चांदनी हो गई। अकबर भाई ने तो सिर्फ जाके ब्लैक में लोगों को बेचना है बेच देना। कि भाई एक बंदा है एजे, उसका ये एड्रेस है, वो भी तैयार बैठा हुआ है, कैसा हैं? भेज देना। उसका ये डेट ऑफ बर्थ है, उसका ये क्रेडिट कार्ड नंबर है, तो भाईजान मुझे तुम 1000 रुपए दो और लाखों का फायदा उठा लो। तो वो क्यों नहीं कर सक रहा है ये काम अकबर? वो एस्ट्रिक होता है ना, मास्क रहता है वो इंफॉर्मेशन। एक वजह। दूसरी चीज आसिफ भाई, और क्या हो सकती है? ये आइडिया नहीं सर। पर वो कॉपी पेस्ट डिसेबल है, डाउनलोड मतलब वो डिसेबल बाहर है। बाहर नहीं लेके आ सकता ना अकबर, हाँ, वो उस बाउंड्री के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर ही रहेगा डेटा। अब आप सोचो, नंबर 1 जो हमने एक ऊपर बात की थी, जैसे ही अकबर कहता है, फॉर एग्जाम्पल अकबर एक क्यूरी लिखता है, वो लिखता है सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब होता है सारे ऑप्शन चूज करो, स्टार मतलब एवरीथिंग फ्रॉम टेबल फाइनेंस। ये कमांड लिखता है सीक्वल सर्वर पे कि मुझे ये सारा रिकॉर्ड लाके दो इस टेबल से। और जैसे ही वो करता है तो फॉर एग्जाम्पल उसको ये सारा डिटेल नजर आता है। जैसे ही ये क्यूरी रन करेगा ना अकबर, तो ये चला जाएगा लॉग्स में, और लॉग्स में आएगा कि अकबर ने 9:10 पे ये वाला क्यूरी चलाया था। ठीक है, जब इंटरनल वो जो उनका वो लगा होता है वो चेक करेंगे, वो ऑटोमेटिक ये फ्लैग हो जाएगा कि अकबर ने ये क्यूरी क्यों चलाया। रिगार्डलेस उसको क्या नजर आया नहीं आया ये तो दूर की बात है। ठीक है, अकबर ने ये क्यों चलाया। अब अकबर साहब ने अगर सेटिस्फैक्टरी जवाब ना दिया कि भाई ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई थी तुम्हें कि तुमने सारे कस्टमर का फाइनेंस देखना था, तुम कर क्या रहे थे। तो पहली चीज तो ये लॉगिंग जो हमने ऊपर बात की है। दूसरी चीज ये कि चलो अकबर ने ये चला भी लिया और पकड़ा नहीं गया, लेकिन यहाँ पे अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि एक होता है कैटेगरी। कैटेगरी उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। एंड उस क्लासिफिकेशन में हमने क्या कहा था, नॉर्मल, सेंसिटिव, कॉन्फिडेंशियल। यस, अब फर्ज करें ये वाला कॉलम जिसमें क्रेडिट कार्ड है ये कॉन्फिडेंशियल है, तो मेरा क्रेडिट कार्ड अगर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15, ये मेरा अगर क्रेडिट कार्ड नंबर है, तो क्या करेगा क्योंकि ये पूरा कॉन्फिडेंशियल है तो उसको मास्क कर देगा। मास्क, मास्क का मतलब है कि वो एक्स 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 बस एंड के 4 डिजिट रखेगा। ठीक है, अब मैं बैंक को फोन करता हूँ, मैं अपने बैंक को फोन करता हूँ और मुझे कोई मसला है अपने क्रेडिट कार्ड के साथ, तो वो फोन ऑपरेटर उठाती है
मैं ऑपरेटर को कहता हूँ कि मेरा नाम ये है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, तुम मुझे बताओ मेरे क्रेडिट कार्ड के साथ क्या प्रॉब्लम है। वो कहेगी मुझसे आप लास्ट 4 डिजिट जो सीसी के हैं वो बता दे। मैं बोलता हूँ उसे 1111, वो कहती है ऑथेंटिकेशन डन। यस, ये तो हमारे साथ बहुत होता है आसिम भाई। जी जी। चलो अकबर, इसका एक्सपीरियंस है? जी हाँ। यस। ठीक है, क्योंकि उसको सिर्फ क्या नजर आ रहा है, सिर्फ 4 डिजिट, चलो। बाकी पूरा डिलीट कर दिया, मतलब मास्क कर दिया। इसी तरह उसको बहुत दूसरी चीजें पूरी नजर नहीं आ रही होंगी, वो मास्क कर दिए। मतलब मास्किंग का रूल ये है कि जो आप अगर रूल ये लिखते हो कि मास्क एवरीथिंग विच इज कॉन्फिडेंशियल, करेक्ट? तो जिस डेटा को भाजन आपने कॉन्फिडेंशियल क्लासिफिकेशन की होगी, वो क्या हो जाएगा खुद ब खुद मास्क। मास्क पे चढ़िए। समझ आ गई? सही। तो मास्किंग जो है वो बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। शहजाद भाई, और अहमद भाई और स्पेसिफिक रूल बनेगा मास्क में कि लास्ट के 4 डिजिट को विजिबल नहीं रखना है? नहीं नहीं नहीं, ये इंडस्ट्री अगर आपको कभी कभी तुमने देखा हो ना, जैसे तुम्हारा ये क्रेडिट कार्ड है और इसमें नंबर हैं, अगर तुम उन्हें फोन करो ना कि मेरा या तो कार्ड एक्सपायर हो गया है या लॉस्ट हो गया है ना, तो जो नया कार्ड होता है ना उसमें 12 नंबर सेम रहते हैं, सिर्फ एंड के 4 नंबर बदलते हैं। ओके। तो पहले जो 4 नंबर होते हैं कार्ड के, वो तो मास्टर कार्ड है या वीजा कार्ड है वो डिफाइन करते हैं। यस, बीच के 8 नंबर है वो यूनिक नंबर होते हैं। आखिरी 4 नंबर जो होते हैं ना वो आपके बदलते हैं ज्यादातर। ठीक है, ओके। तो सीरीज खाली हो चुकी होती है। इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में यह है कि जैसे जो भी फाइनेंशियल डेटाबेस होगा वो लास्ट 4 डिजिट को मास्क नहीं करेगा, उसके अलावा सबको मास्क कर देगा। ठीक है, लेकिन मतलब अगर आपको वाकई अगर आप चाहते हो सभी को कर दो तो सभी को कर दो, लेकिन ये स्टैंडर्ड बना दिया अब। ओके। शहजाद भाई, जी अहमद भाई। जी अहमद भाई। अहमद भाई आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। यहां तक करने से पहले मैं सिर्फ थोड़ा सा बुक का भी दिखा दूं, जो अभी तक जो अब तक हमने पढ़ा है, ताकि आप लोगों को, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में हमने सब क्या चीज पढ़ी सबसे पहले, कि भाई ये जो आपका ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथेंटिकेशन 2 तरीके का होता है, एक सीक्वल होता है, ठीक है, और एक अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन होता है, जो पुराने जमाने में एक्टिव डायरेक्टरी वो विंडोज के नाम से जाना जाता था। फिर आपने नीचे ऑथराइजेशन पढ़ा, तो आपको नजर आ रहा है कि आपका ईडी है और 2 यूजर्स हैं, या एक को आपने अज्योर एडमिनिस्ट्रेटर बनाया हुआ है, एक को आपने SQL डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनाया हुआ है। ठीक है, ऑफ कोर्स जो SQL डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसका ऑथराइजेशन कहाँ से होता है, SQL से होता है, लेकिन जो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ है उसका ऑथराइजेशन कहाँ से होता है, ईडी के साथ होता है। ईडी के साथ। ठीक है, तो ये हमने ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पढ़ा। उसके बाद नया टॉपिक क्या आया था, डेटाबेस फायरवॉल।
फायरवॉल में देखें, ये डायग्राम है जो प्रीटी मच वैसी है जैसे हमने बनाई है, कि पहले जो इंटरनेट से रिक्वेस्ट आती है या अज्योर की रिक्वेस्ट आती है, पहले कहाँ चेक होती है? डेटाबेस लेवल फायरवॉल पे, ठीक है। डेटाबेस लेवल फायरवॉल का मतलब है कि जो बंदा जिस डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है उसका उसके ऊपर एक्सेस है, आईपी एड्रेस है उसका या नहीं। अगर है यस, तो देखो वो सीधा डेटाबेस में चला जाता है। अगर है नो, तो फिर वो दूसरी जगह चेक होता है कि क्या सर्वर लेवल फायरवॉल रूल्स हैं या नहीं, ठीक है। अगर हैं तो उस मशीन पे जितने, जैसे अज्योर सीक्वल सर्वर पे 4 डेटाबेस चल रहे हैं, तो उसके पास चारों का एक्सेस आ जाएगा, ठीक है। और अगर नो है तो कनेक्शन फेल होगा। कनेक्शन कोई सवाल? मतलब ये जो डेटाबेस लेवल फायरवॉल होती है, ये जी सर। हर एक डेटाबेस पे लगेगी? यस, हर डेटाबेस पे लगेगी। ये एक्चुअली एप्लीकेशन बेस्ड डाटा होगी ना फायरवॉल, क्या? एप्लीकेशन बेस्ड फायरवॉल होगी ना, सॉफ्टवेयर नहीं बेस्ड जो होगा, कोई फिजिकल तो नहीं ना होगी कोई। नहीं नहीं नहीं, फिजिकल नहीं नहीं, है, फिजिकल तो फिजिकल नहीं है, ये सीक्वल सर्वर के ऊपर जी एक रूल है फायरवॉल। रूल एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। नहीं नहीं, एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगी। जैसे आप एनएसजी पे रूल बनाते हैं ना जाके, जी 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 इसी तरह आप सीक्वल सर्वर पे जाके एक रूल बनाएंगे, सही। ठीक है। जी अहमद भाई, आइजा सर्वर में भी हम फायरवॉल के रूल बनाते थे। बिल्कुल सही, वही है सर्वर रूल वाले, वही है सर्वर लेवल फायरवॉल, वही है। सर्वर का मतलब है उस मशीन के ऊपर, जी जी बिल्कुल। उस मशीन के ऊपर जितने भी डेटाबेसेस हैं उन सब का एक्सेस आपके पास है या नहीं है, ठीक है। तो उसमें से ज्यादा बेहतर कौन सा है इन दोनों में? डेटाबेस लेवल। नहीं ज्यादा तो डेटाबेस ही बेहतर है कि सिक्योर है वो थोड़ा सा, कि जिसकी आपको है आप उसी पे जाएंगे, सब पे तो नहीं Yes. जाएंगे। बेहतर जो है ग्रैंड, देखिए हम हमेशा कहते हैं ग्रैनुलर लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस, है ना। तो जी वो डेटाबेस है, यानी कि जो, जैसे मैंने 4 यूजर बनाए थे, तो वो जो यूजर जिस डेटाबेस पे है वो ज्यादा बेहतर है ना। तो आपको बेहतर है कि हर डेटाबेस लेवल पे बनने चाहिए फायरवॉल, है ना, ताकि एक अगर डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज हो जाए, इसका मतलब ये तो नहीं सारा, यहाँ पे अगर सर्वर लेवल पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो सारा डेटाबेस एक्सपोज हो गया, करेक्ट। बिल्कुल। तो अहमद भाई, ये सर्वर लेवल का जो रूल है वो बाय डिफॉल्ट सारे इनकमिंग कनेक्शन के लिए सारे डेटाबेस को एक्सेस दे देता है, या फिर नहीं उधर सर, कोई रोल डिफाइन नहीं फायरवॉल होता कि फायरवॉल दुनिया में फायरवॉल का रूल ये है कि बाय डिफॉल्ट कोई चीज अलाउड नहीं है। हाँ, इनबाउंड ओके, या इनबाउंड मतलब बाय डिफॉल्ट डिनाई होता है उसके अंदर। जब डिनाई लेकिन होता अगर हम एक्सेस देना चाहें तो क्या ये जरूरी है कि हम चारों डेटाबेस का एक्सेस दे उसको, एक या दो का नहीं दे एक्सेस सर्वर लेवल सर्वर पे लेवल? आप डेटाबेस डिफाइन नहीं करते। ओके। सर्वर लेवल हाँ, पे वो आप ये कह मतलब रहे एक हो सर्व कि इस मशीन पे आप अलाउड हो, तो वो सर्वर का जो पब्लिक आईपी होगा उसको एक्सेस दे रहे हो, ओके। करेक्ट। लेकिन डेटाबेस लेवल पे आप समझ लो ये एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल है, राइट। जो स्पेसिफिक डेटाबेस पे आपको जाने दे रही है, ठीक है। बाकी उन्होंने यहाँ पे उसकी डिटेल लिखी है। फिर हमने पढ़ा एक मॉनिटरिंग डेटाबेस एंड ऑडिटिंग। अब देखें ऑडिट में रिटेन, रिपोर्ट, एनालाइज, सर्वर लेवल, डेटाबेस लेवल, आपको ये सब कुछ नजर आ रहा है कि कहाँ पे ऑडिटिंग इनेबल्ड है, कहाँ पे ऑडिटिंग डिसेबल्ड है। क्योंकि ब्लॉक स्टोरेज में सर्विस लेवल ऑडिटिंग डिसेबल्ड होती है, एज़्योर सीक्वल ऑडिटिंग इनेबल्ड होती है। फिर आपने वो लॉग्स कितने दिन रखने हैं,
सेक्टर ये सारा ऑडिटिंग में आता है। सही। उसके बाद हमने पढ़ा डिस्कवरी, डेटा डिस्कवरी एंड क्लासिफिकेशन। अब देखें ये आपका डेटाबेस है, ठीक है। अब उसके अंदर 3 लाइन आइटम है, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस टाइप और टैक्स अमाउंट, ठीक है। आपने इन तीनों को क्या किया हुआ है, कॉन्फिडेंशियल किया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक तो वो मॉनिटरिंग में ये बता रहा है, डैशबोर्ड में ये बता रहा है कि भाई आपके डेटाबेस में कितने कॉन्फिडेंशियल आइटम हैं, कितने जीडीपीआर आइटम हैं, कितने हाईली कॉन्फिडेंशियल हैं, कितने पब्लिक हैं। एक रिपोर्ट मिल रही है ना आपको, बिल्कुल। ठीक है। फिर आप चूज कर रहे हैं कि यार ये इंफॉर्मेशन मुझे क्या बता रहा है। ऑफ कोर्स आप डेटा को एट रेस्ट इंक्रिप्शन से करते हो, है ना, जी। इंक्रिप्ट। बाय द वे मैं एक चीज भूल गया, मैं चलो अच्छा याद आया, मैं बताता हूँ। डेटा डिस्कवरी है जिसमें हमने पढ़ा है लेबलिंग वगैरह ये सब कुछ आता है। उसके बाद हमने ये पूरा कि वर्नेबिलिटी असेसमेंट। अब देखें ये एक रिपोर्ट जनरेट हुई है, ठीक है। इस जनरेट में बता रहा है कि 2 आइटम हाई रिस्क हैं, 3 मीडियम रिस्क हैं एंड 1 लो रिस्क है। तो लो सीधे हाथ पे आप पढ़ें हाई रिस्क में क्या क्या है। हाई रिस्क में लिखा हुआ है कि मिनिमम सेट ऑफ प्रिंसिपल शुड बी मेंबर ऑफ फिक्स्ड हाई डेटाबेस रोल, यानी कि आपने बहुत से लोगों को, बहुत ज्यादा यूजर्स को आपने वो दे दिया है हाई लेवल एक्सेस डेटाबेस का, ठीक है। दूसरा बिल्कुल। हाई रिस्क बता रहा है कि सर्वर लेवल फायरवॉल्स रूल शुड बी ट्रैक्ड एंड मेंटेन एट स्ट्रिक्ट मिनिमम। आपने खुला हाथ किया हुआ है, सबको सर्वर लेवल रूल्स आपने लगा दिए हैं, ठीक है। अब ये देखे ना, अब इंजीनियर आप हैं, आपने तो काम कर दिया। अब एक सिक्योरिटी मैनेजर है, वो देखना चाहता है यार मेरा इन्वायरमेंट में चीजें कितनी सही चल रही हैं, कितनी गलत चल रही हैं, या कितनी रिस्की चल रही हैं। अब क्या वो एक एक मशीन पे लॉग इन कर करके चेक करेगा? अगर वो ये रिपोर्ट देखता है तो उससे नजर आ जाता है यार कि इतने हाई क्यों आ रहे हैं, इतने मीडियम रिस्क क्यों हैं, सारे आइडियली तो सब लो होने चाहिए। समझ आ रही है? बिल्कुल। तो इससे आपको एज ए सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर आपको एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है और आप उसको चेक कर सकते हो कि यार कौन कौन से एरियाज हैं जिसको मुझे चेक करना चाहिए। उसके बाद हमने बात करी सीक्वल डिफेंडर, थ्रेड्स, जो इंजेक्शंस। अब देखें उसमें भी आपको रिपोर्ट नजर आ रही है कि भाई इतने पोटेंशियल सीक्वल इंजेक्शन हैं, इतने अटेम्प्ट्स हुए हैं, इतने ब्रूट फोर्स अटैक हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। जी। कोई सवाल, किसी को कोई सवाल? नहीं, ओके अहमद भाई। ओके। उसके बाद डेटा मास्किंग जो अभी अभी हमने पढ़ा है। मास्किंग में देखें क्या था कि आपका एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। उस पे आपने लिखा हुआ है कस्टमर का पहला नाम, कस्टमर का आखिरी नाम, और उसके आखिरी नाम को आपने कह दिया डिफॉल्ट मास्किंग, ठीक है। अब क्या हुआ जब आपने उसको मास्क कर दिया, देखिए उसका ईमेल एड्रेस भी मास्क हुआ है, बस कर। उसका क्रेडिट कार्ड नंबर भी मास्क हुआ है, से आखिरी 4 नंबर नजर आ रहे हैं। यस। बिल्कुल। यस। तो इस तरह से आपका डेटा जो है, एक तो डेटा मास्क होता है, डेटा इंक्रिप्ट होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, सही। ठीक है। ओके, यहाँ पे आने से पहले मैं एक चीज जो बताना भूल गया, हम स्टोरेज में पढ़ते हैं, स्टोरेज में पढ़ते हैं इंक्रिप्शन के बारे में। तो एक होता है एट रेस्ट
और एक होता है एट ट्रांजिट। ट्रांजिट। लेकिन डेटाबेस इंक्रिप्शन में 3 चीजें होती हैं, एट रेस्ट, एट ट्रांजिट एंड एट प्रोसेसिंग। एट प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है? प्रोसेसिंग मतलब जैसा बैंक का डेटा है। अब बैंक में जो सर्विस जो ऑपरेटर बैठा हुआ है, अब उसने लिया, उसमें कुछ चेंजेस कर रहा है, तो वो प्रोसेस में है अभी। जैसे इसी से जो ऊपर प्रोसेस में अकबर, ये मतलब जैसे कि कोई डेटा में मतलब कोई मैं न्यू एंट्री डाल रहा हूँ, ठीक है। तो वो डेटा एक डेटाबेस में जा रहा है, लेकिन कहीं से कोई दूसरे पॉइंट से जा रहा है, तो ये जो डेटा यहाँ से जो जा रहा है वो एन्क्रिप्टेड होगा। इंक्रिप्शन एट ट्रांजिट जो प्रोसेसिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बैकअप का नहीं, बैकअप एक अलग चीज है आसिफ भाई। जो जो ऊपर हमने मास्किंग पढ़ा है उसी को हम कह सकते हैं प्रोसेसिंग, वो भी तो हो ही रही होती है। नहीं 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 नहीं, वो इंक्रिप्शन नहीं है। मैं ये तो बताना चाह रहा हूँ, इंक्रिप्शन का मतलब कुछ और होता है, करेक्ट। इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 जी तो वो वो इंक्रिप्ट हैशिंग। होके ये बन जाए, है ना। बिल्कुल। जी जी। लेकिन अगर मैं लिखूं कि 1 2 3 4 को मैं एक्स 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 कर दूं तो ये मास्किंग है, सही। किसी चीज को छुपा देना, और बिल्कुल। ये इंक्रिप्शन है, ठीक है। हम्म। तो इंक्रिप्शन एट रेस्ट होता है, इंक्रिप्शन एट ट्रांजिट होता है, ये जी तो होता है। डेटाबेस में इंक्रिप्शन एट प्रोसेसिंग भी होता है, ठीक है, जी। कि मैं बात करता हूं अभी। फर्ज करो ये एक टेबल है। अच्छे डेटाबेस की निशानी ये होती है, जैसे मैं आपको बोलूं अकबर को कि अकबर एक ने तला को, तला तुम अपनी कंपनी की एम्प्लॉयज की एक सारी डिटेल एक्सेल पे बनाओ। कैसे बनाओगे तला? अब ऐसे CSV फाइल डाउनलोड कर लो। नहीं नहीं, मेरा सवाल समझो। मैं कह रहा हूं अपनी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज का सारा डेटा एक्सेल पे डालो। किस पे डालो? हम्म अच्छा, सारा डेटा एक्सेल पे ले लो, ओके। तो एक्सेल कैसे बनाओगे? कैसे शुरू करोगे काम, ये मतलब एक्सेल पहला पे मैं स्टेप क्या? पहले एक फॉर्मेट बनाऊंगा ना कि अच्छा अच्छा, ठीक है। उस फॉर्मेट में क्या क्या होगा? नाम आएगा, नंबर आएगा, एड्रेस आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, या फिर जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसका पूरा एक टेम्पलेट बनेगा। फिर उस टेम्पलेट के हिसाब से डेटा ठीक है, ओके शुरू गुड, करो। ठीक है। ये बात सबको समझ में आती है, किसी को नहीं समझ में आती ये बात? नहीं आती है समझ। ओके है अहमद भाई, सही अहमद भाई, समझ आ रही है। ओके। जो बुनियादी सवाल है जो उसने नहीं पूछा तला ने, डेटा किधर है? ना 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 ना, कि भाई मैंने कहा कंपनी का सारा एम्प्लॉय का सारा डेटा। अब क्लासिफिकेशन तो की नहीं कि किस किस टाइप का डेटा है। तनख्वाह है, एड्रेस है, ज्वाइनिंग डेट है, Compensation है। लीविंग डेट है, हॉलीडेज है, पेंशन है, मतलब
मेडिकल चेकअप है, मेडिकल हिस्ट्री है, न जाने कितना डेटा होता है कंपनी में। मैंने तो क्या किया, सारा डेटा को तुम कर लो, ठीक है। तो वो बेचारा तो तला ने एक एक्सेल खोल देनी है और उसमें कॉलम पे कॉलम, कॉलम पे कॉलम, कॉलम पे कॉलम, मेरा हाल है कुछ ऐसे ही कर रहा है ये काम। अब जब मैंने तला को बोला कि नहीं तला, ये डिफरेंट डेटा है, तो तला अब क्या करेगा कि शायद हो सकता है कि एक्सेल में एक टैब के ऊपर लिखे एम्प्लॉय HR डेटा, एक लिखे सैलरी डेटा, एक लिखे ज्वाइनिंग डेटा। मतलब आप समझ रहे हो, अब तला थोड़ा क्लेवर हो रहा है, वो शीट बना रहा है, शीटें, है। शीट्स बना रहा है उसकी डिफरेंट डिफरेंट। हाँ, अब वो क्या कर रहा है, उसने पहले तो वो एक ही एक्सेल के ऊपर लाइन से वो डेटा मार रहा था। अब उसने उसको तोड़ना शुरू किया कि यार HR में कर लूं। यहां पे लिमिटेशन आ जाती है एक्सेल की। अब फर्ज करो यहां पे आप उठा लेते हैं HR, तो डेटाबेस में क्योंकि आपको ये चीज बहुत इफिशिएंटली करनी पड़ती है, क्योंकि यू हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेटा, और आपको उस डेटा में सर्च करना पड़ता है इंफॉर्मेशन कि यार ये बंदा हमारी कंपनी में कब से है। भाई आपकी कंपनी में तो, आपकी कंपनी अगर 20 साल से चल रही है और हर साल आपके पास कोई 2000 बंदा रह के गया रहता है वक्त में, तो 20 साल में सोच लो कितना रिकॉर्ड होगा आपके पास। आप सोचो, आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है, आपके लिए तो एक बैंक स्टेटमेंट है, लेकिन उस बैंक में डेली मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हो रही हैं। फिर वो हर ट्रांजैक्शन को तोड़ के कहते हैं कि नहीं यार ये तो आसिम भाई की है, ये तो शहजाद की है, ये तो तला की है, ये अकबर की है, ये अहमद की, इजाज की, नवेद की है। मतलब कितना वॉल्यूम है। और फिर आप कहते हो कि इस वॉल्यूम में मैं फटाफट सर्च कर लूं कि मैंने मैंने आज से 6 महीने पहले क्या खरीदा था इतने बजे, ठीक है। तो डेटाबेस डिजाइन जो होता है ना, वो बहुत सोच समझ के होता है। तो डेटाबेस डिजाइन में हम पहला काम क्या करते हैं कि हम हर चीज एक टेबल में नहीं रखते। मैंने आपको बताया कि टेबल जो होता है वो सबसे छोटा कंस्ट्रक्ट है। तो टेबल को आप समझ लो कि एक एक्सेल शीट जो है वो एक टेबल पे होती है, लेकिन उस टेबल को भी हम तोड़ते हैं। हम कहते हैं कि भाई पहले टेबल में जो होगा ना, खाली नाम होगा और ID होगा। दूसरे टेबल में एड्रेस होगा। तीसरे टेबल में उसका टैक्स नंबर होगा। चौथे टेबल में उसका सैलरी इंफॉर्मेशन होगा। पांचवें टेबल में उसके जो बेनिफिट होता है उसका इंफॉर्मेशन होगा। छठे टेबल में उसकी हॉलीडेज इंटाइटलमेंट क्या है ये होगा। इस तरह अब आपने डिफरेंट टेबल बना दिए। अब जब आपने टेबल बना दिए तो उनको ज्वाइन भी करना है। ये वो काम है जो जिसके लिए हम कहते हैं कि डेटाबेस आर रिलेशनल। कि किस तरह ये दो टेबल जुड़े हुए हैं, किस तरह ये टेबल जुड़ा हुआ है, किस तरह ये टेबल जुड़ा हुआ है, इस तरह। तो एंड में आपको एक आपने सी के स्टिच करके एक व्यू बना लेते हैं कि अच्छा ये बंदा ये टैक्स नंबर है, इतने इस कंपनी में इतने 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 दिनों पहले लगा था, इसका ये सैलरी ब्रैकेट है, ये इतने हॉलीडे ले चुका है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको नजर आ रही है इस तरह। लेकिन जब आप डेटाबेस में देखते हैं तो ये सब चीजें डिफरेंट डिफरेंट टेबल में होती हैं, क्योंकि हर टेबल के अंदर मिलियंस ऑफ डेटा होता है। तो अगर आपका टेबल जितना बड़ा होता चला जाएगा, उतना मिलियंस और मिलियंस रिकॉर्ड उस टेबल में आने लगेगा। और जब टेबल में डेटाबेस ज्यादा आया होगा तो उसकी इफिशिएंसी कम हो जाती है, परफॉर्मेंस कम हो जाती है, इसलिए आपको टेबल को तोड़ना पड़ता है। ओके, अब मेरा सवाल यह है कि आप एक इंफॉर्मेशन नाम यहां से उठा रहे हो, एक इंफॉर्मेशन यहां से उठा रहे हो,
और सैलरी की इंफॉर्मेशन आप यहां से उठा रहे हो। मैंने आपसे अभी कहा था कि सैलरी जो है कॉन्फिडेंशियल है नहीं? तो यानी कि जब मैं ये व्यू बना रहा हूं डेटाबेस लेवल पे, अभी कस्टमर को नजर नहीं आया, एम्प्लॉय को नजर नहीं आया, लेकिन जब मैं ये बना रहा हूं कि यार ये इंफॉर्मेशन नाम की लाओ, एड्रेस की लाओ और सैलरी की लाओ, तो उस वक्त जो है ना, जब मैं ये इंफॉर्मेशन सी रहा होता हूं ना, तो उस वक्त ये लाजमी है कि उस लेवल पे भी ये इंक्रिप्टेड हो। इंटरप्रेट सही। वरना कोई कोई एंटीवायरस हो, कोई वायरस हो, कोई ऐसा प्रोग्राम हो कि वो आपकी इंफॉर्मेशन जब डेटा से एप्लीकेशन से निकल के रैम पे गई है ना, रैम पे, रैम, तो वहां पे न उठा ले डेटा को। समझ आ रही है? जब सही। यानी कि कंप्यूटर के अंदर ही आपकी हार्ड डिस्क से जब डेटा आपके रैम तक गया है, तो उस लेवल पे भी प्रोसेसिंग, वो इंक्रिप्शन रहनी चाहिए। ये होती है स्पेशल डेटा एट प्रोसेसिंग लेवल। ओके। ओके। ट्रांसपेरेंट डेटा इंक्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, TDE। शहजाद भाई हमारे साथ हैं आप? एमएस भाई। ओके। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी एमएस भाई। TDE, ट्रांसपेरेंट डेटा इंक्रिप्शन, ये 2 लेवल पे चलता है। ये आपका डेटा है, ये आपका डेटाबेस है, ठीक है? और इस डेटाबेस में आपके जो टेबल बने हुए हैं, उसमें सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है? आप क्या करते हैं, इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन पढ़ रहे हैं हम, कि इस पूरे डेटाबेस को, जो फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस है, आप क्या करते हैं, इंक्रिप्ट करते हैं, ठीक है? और जिस चाबी, आपको पता है इंक्रिप्शन के लिए चाबी चाहिए होती है, तो आप यूज करते हैं AES की। जब आप AES की के साथ करते हैं, अब इसका नाम बन जाता है डेक। क्या बन जाता है? डेक। अब डेक डेक क्या क्या प्रोसेस है? डेक में क्या हुआ है कि आपने डेटाबेस लिया है, एक एसिमेट्रिक की ली है, वही पब्लिक प्राइवेट वाली, और आपने उस पूरे डेटाबेस को इंक्रिप्ट कर दिया, ठीक है सर? फिर आपने इस पूरे DA की को, जो कि ऑलरेडी, DA का मतलब क्या है, ये चीज, ये इस पूरे को दोबारा इंक्रिप्ट किया है विथ
सर्टिफिकेट। अब ये जब आपने इसको सर्टिफिकेट से किया तो अब ये बन जाता है कैक। की इंक्रिप्टेड की। अब आप करते क्या है कि ये चीज आप ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे हम कहते हैं इंक्रिप्शन एट ट्रांजिट। आप ये डेटाबेस फर्ज करें एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो आप क्या भेजते हैं, डेक, DEK। लेकिन जो कैक होता है वो आप अपने कीवर्ड में रख लेते हैं। ये बात समझ में आती है आप लोगों के? ये लास्ट में क्या बताया मतलब आपने, ट्रांस, ये जो होता है वो कैसे कैसे क्या होता है, कौन सा वाला? समझा नहीं लास्ट तक। ये जो लास्ट में जो आपने सेंटेंस बताया, ट्रांसफर। ट्रांसफर डी के, और ये के का क्या वो है? आपका डेटाबेस था, वो डेटाबेस आपने सिंगापुर से न्यूयॉर्क भेज रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है? हाँ डेटाबेस को ऐसे तो नहीं भेज सकते, जाहिर सी बात है, उसमें सेंसिटिव डेटा है, उसमें कॉन्फिडेंशियल डेटा है। तो आप क्या कहते हो, डेटा को हम इंक्रिप्ट करेंगे, करेक्ट? सही। जब आप उस डेटा को इंक्रिप्ट करते हो किसी की के साथ, तो वो डेटा डी आपके, के, उसको आप क्या कहते हो, डेक, डेक, यस ठीक है? ओके। यस आप उस पूरे इंक्रिप्टेड चीज को, डेक को दोबारा इंक्रिप्ट करते हो सर्टिफिकेट के साथ, सर्टिफिकेट, यस डबल इंक्रिप्शन। यस जब आपने दोबारा से उसको इंक्रिप्ट करते हो तो अब जो प्रोडक्ट आपके सामने बनता है वो क्या बनता है, कैक। के, यस तो डेटाबेस प्लस इंक्रिप्शन गिव्स यू डेक, ओके डेक प्लस इंक्रिप्शन Encryption. गिव्स यू कैक। कैक। दो प्रोडक्ट मिले, डेक, यस कैक। डेक आप ट्रांसफर कर देते हो कहीं पे, फर्ज करो आपने आपने ये भेज दिया आसिम भाई को, ठीक है? मुझे ये बताओ, आसिम भाई को आपने भेजा, बीच में शहजाद भाई ने उसको चक लिया कहीं से भी, क्या वो खोल सकता है शहजाद भाई से? खोलने के लिए क्या चाहिए? की चाहिए, इंक्रिप्शन। की, कैक चाहिए। कैक, कैक चाहिए, कैक। जैसे कहते, वो कहते हैं ना डब्बे में डब्बा, है ना? तो आपने पहला चाबी लगाया, पहले डेटाबेस का चाबी लगाया, उसको आपने बोला डेक है। फिर आपने उसके ऊपर एक और ताला लगाया, उसकी चाबी आपने बोला कैक है, ठीक है? वो जो कीवर्ड कैक में है उसकी चाबी आपने की वॉल्ट में रख दी, है ना? और वो जो डेक है उसकी चाबी अंदर ही है। अब अगर शहजाद भाई ने बीच में पकड़ लिया है डब्बा, तो सबसे पहले तो उनको ऊपर का ताला खोलना है ना। यस ऊपर के ताले की तो चाबी उनके पास नहीं है, वो कहां पर है, कीबोर्ड। कीवर्ड में, कीवर्ड कीवर्ड में। तो कीबोर्ड पे तो वही एक्सेस मिलेगा ना जिसके एप्लीकेशन रजिस्टर्ड होगा, ठीक है ना? जब कीवर्ड वो वाला एक्सेस देगा आसिम भाई को, आसिम भाई पहले जब उसको खोलेंगे तो फिर अंदर उनको एक और चाबी नजर आएगी,
जब वो उस चाबी से दोबारा खोलेंगे तो फिर उनको डेटाबेस नजर आएगी। ये है ट्रांसपेरेंट इंक्रिप्शन। शहजाद भाई, ये एमएस भाई समझ आ रही है। आसिम भाई, जी जी, लेकिन भेजेगा तो वो कैक की भेजेगा ना, डेक क्यों भेजेगा? भाईजान बेचेगा तो वो कैक, हाँ ठीक जी, है, लेकिन कैक कैक की जो की चाबी है वो जो है कीबोर्ड में, वो हाँ जी, वो इंक्रिप्शन कीबोर्ड, वॉल्ट में है। बिल्कुल वो कीबोर्ड में पड़ेगी। हाँ, वो तो वो प्रोडक्ट भेजेगा ना, जी वो जो पैकेज है वो भेजेगा ना जी उसकी, लेकिन चाबी जो है वो तो की वॉल्ट में है। कीबोर्ड में, बिल्कुल। जैसे वही है ना कि मैं आपसे बोलूं भाई मुझे कुछ भेज दो यूके से, तो आपने मेरे लिए कोई परफ्यूम लिया और उस परफ्यूम को आपने एक बॉक्स में डाला और उस बॉक्स की चाबी आपने उसके ऊपर टेप लगा दी, ठीक है, वो डेक है। वो डेक है। फिर सही। आपने उस पूरे बॉक्स को एक और बॉक्स में डाला, लेकिन उसकी चाबी आपने कीबोर्ड में रख ली, ठीक है। सही। कैक है। अब आपने जब ये डब्बा भेजा तो तला भाई ने पकड़ लिया बीच में कस्टम पे, उन्होंने बोला हमारे पास आज ना परफ्यूम आ गया, ठीक है। अब जब उन्होंने खोला तो उनको चाबी चाहिए, चाबी उनके पास नहीं है। चाबी कहाँ पे है? कीबोर्ड में। कीबोर्ड में। जब वो कीबोर्ड से चाबी लेके आएंगे तो फिर उन्हें एक डब्बा नजर आएगा जिसके ऊपर चाबी लगी हुई होगी, वरना तो नहीं हो रहा। अब ये बात पॉइंट समझते हो या नहीं? बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल समझ गया। तो ये है वो। और ऑफ कोर्स चाबी आप मतलब दो अपनी तरह के, कस्टमाइज्ड और मैनेज्ड। कस्टमर भी ला सकता है अपनी, और अजूर वाली भी ले सकता है। ओके। तो अहमद भाई, जी सर। अभी जो कस्टमर वो लाएगा, अपना की लाएगा, जब वो की रोटेशन होगी तो डेटाबेस पे भी करने की जिम्मेदारी फिर कस्टमर की होगी। बिल्कुल। और मैनेज की यूज करेगा तो डेटाबेस में जो अपडेट होगा वो माइक्रोसॉफ्ट खुद करेगा। यस। जो अजोर सीक्वल में जो सर्टिफिकेट यूज होता है वो माइक्रोसॉफ्ट अपना सर्टिफिकेट यूज करता है। जो पहला डेटाबेस में जो की यूज किया गया है AES की, उसमें ऑप्शन है कि कस्टमर अपनी की ला सकता है, ठीक है। लेकिन जो दोबारा इंक्रिप्शन हुआ है वो सर्टिफिकेट लेवल पे होता है और वो सर्टिफिकेट माइक्रोसॉफ्ट का होता है। जो डेक हुआ है वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का ही होगा। यस। कैक जो डेक नहीं, कैक 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 नहीं, कैक माइक्रोसॉफ्ट का होगा। डेक में तो की होती है और कैक में सर्टिफिकेट होता है। ओके। AES इंक्रिप्शन हुआ है, उससे हमको डेक मिला है। यस यस। ओके। अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है। सवाल ये आता है कि हमने अभी तक जितना पढ़ा है, जिसमें हमने इंक्रिप्शन पढ़ा, हमने मास्किंग पढ़ा, अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि डेटा को कंप्लीटली इंक्रिप्टेड रखो। मतलब जो आपका डेटाबेस है फाइनेंस, जिसका जो कि है फाइनेंस का, और अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा है कि उसमें कितना टेबल बना था, हमारा 6 टेबल बना था, करेक्ट। प्रोसेसिंग के लिए। हाँ सही है ना, 6 टेबल बना था। और जो छठे टेबल में मेरा जो सैलरी इंफॉर्मेशन था उसमें मेरा अकाउंट नंबर भी था और मेरा
जो मेरी तनख्वाह है वो है, ठीक है। अब मेरा जो अकाउंट नंबर है उसको मैंने मास्क किया हुआ था, लेकिन फर्ज करें मेरी कंपनी कहती है नहीं, ऑलवेज इंक्रिप्टेड, ठीक है। जब मैं ऑलवेज इंक्रिप्टेड के लिए जाता हूँ तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं दो टेबलों को ज्वाइन कर सकूं। क्यों? चला जब इंक्रिप्टेड, एनक्रिप्टेड रहेगा तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं मतलब बना पाएगा। करेक्ट करेक्ट। रिलेशनशिप आपने बोला, जैसे एक टेबल में आपने बोला यार अहमद है, उसका आईडी नंबर है 101, फिर उसका एक सैलरी है, उसमें भी एक आईडी का टेबल रहे कॉलम रहेगा 101, तो ये सारे 101 को ज्वाइन कर दो तो अहमद की पूरी स्टोरी आ जाएगी, है ना। लेकिन अगर मेरा सारे टेबल इंक्रिप्टेड है ऑलवेज, तो 101 तो भी इंक्रिप्टेड करके कुछ अजीब ही नंबर आ रहा होगा ना, फिर तो हम नहीं जोड़ सकते। अहमद भाई, जी ये सर। सारे टेबल को अगर हम सेम ही एल्गोरिदम से एनक्रिप्ट करें तो हाँ ये सारे टेबल को, अभी एनक्रिप्शन होता है वो हर एक एल्गोरिदम से होता है, हाँ, अच्छा तो अगर वो सेम एल्गोरिदम से हो तो सबका आउटपुट भी तो सेम ही आ रहा है ना फिर। नहीं नहीं, ना 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 ना, Nope. वरना तो ये तो फिर आपने ये बात कह दी कि अगर आपका पासवर्ड आपने रखा हुआ है 1234 और उस पे जब आप इंक्रिप्शन चलाएंगे और आया XYZF, ठीक है, तो दोबारा आपने जब लिखा 1234 और जब आपने दोबारा इसको इंक्रिप्ट चलाया तो दोबारा यही आना चाहिए आपके पास, ऐसा तो नहीं है। यही तो बात है ना कि जब इंक्रिप्शन 256 बिट AES चलता है तो उसमें बहुत ही रैंडम परम्यूटेशंस होती हैं, तो अभी चलाओगे तो आपको आउटपुट मिलेगा XYZ, आप 3 सेकंड के बाद चलाओगे तो आपको नजर आएगा ABCD। समझ आ रही है तला? जी जी हाँ, समझा समझा। तो ये SQL डेटाबेस ऑलवेज इंक्रिप्टेड जो होता है उसमें ये होता है कि दो दो चीजें होती हैं। एक होती है डिटर्मिनिस्टिक इंक्रिप्शन, है, उसमें क्या होता है, उसको तो ये मैंने आपको ये प्रॉब्लम बताया ना ऊपर का, कि जब आप टेबल को ज्वाइन नहीं कर सकते तो उन्होंने एक उसका वो निकाला, उन्होंने बोला ऐसा करो कि कोई बंदा है, उसका नाम है अहमद, तो उसको जब इंक्रिप्ट करो ना तो खाली उसके 3 लेटर को छोड़ के बाकी लेटर्स को इंक्रिप्ट कर दो, ये ऐसे रहने दो, ठीक है। अगर उसका आईडी नंबर है 1024201, तो ऐसा करो कि आखिरी 3 को इंक्रिप्ट कर दो, इसको छोड़ दो, फिर वो उससे ज्वाइन बनाने की कोशिश करता है, यानी कि थोड़ा सा पहलू छोड़ के बाकी को वो कर लेता है। तो इससे आपको हेल्प ये होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है कि आपका डेटा इंक्रिप्टेड है, लिटिल विजिबल है, जिससे आपको थोड़ी आसानी हो जाती है रिलेशन बनाने में, सर्च करने में, डिस्कवरी करने में, इन कामों में, ठीक है। इसे हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक इंक्रिप्शन। दूसरी इसकी है रैंडमाइज इंक्रिप्शन, यानी कि रैंडम, हर पूरा पूरा रैंडम हो गया, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप ना रिलेशन बना पाते हो, ना आप देख पाते हो, ना आप कर पाते हो, ये नहीं होता, ठीक है। तो एक्चुअली अब अगर अगर आप लोग सवाल पूछो कि हम कौन सी चीज कहाँ लगाते हैं, जब अगर हमारे पास ये पॉलिसी आती है कि हमने
रैंडमाइज इंक्रिप्शन लगानी है कला, तो फिर हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे सारे टेबल एक ही एक ही टेबल के जैसे। अंदर हो, है ना, क्योंकि हमें पता है हम इसको जोड़ नहीं सकेंगे। ये पॉइंट समझ में आता है आप लोगों के? बिल्कुल बिल्कुल समझ। बाकी तो ये उन्होंने बताया कि आप SSMS, पावरशेल, SQL वगैरह से इंक्रिप्शन कर सकते हैं। बाकी ये एक्सरसाइज दे दी है जो आप लोग मक्खन की तरह कर लेंगे। तला पहला, आसिम भाई दूसरे, शहजाद भाई तीसरे।